बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 डायनामिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया, वेलोसिटी, मोमेंटम, रिएक्शन। कि जब हम किसी स्टोन को हिट करते हैं तो हमें पाँव में दर्द फील होता है। इसकी रीजन क्या है, कौन सा फिजिक्स का फिनोमेना इसके पीछे एप्लीकेबल होता है। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो अगर इस एमसीक्यूज की बात करें तो जब हम उस स्टोन को हिट करते हैं तो बेसिकली हम उस स्टोन पे एक्शन कर रहे हैं, जिसके रिएक्शन के तौर पर वो स्टोन हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और हमें हर्ट होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? डी ऑप्शन, रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज 3.2 है, an object will continue its motion with constant acceleration until the resultant force on it begins to decrease. Resultant force on it is zero. Resultant force on it begins to increase. Resultant force is at right angle to its tangential velocity. यहां पे बेसिकली सिचुएशन ऐसी दी गई है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मुराद ये होती है कि हमारे पास फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो जीरो हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। अगर हम इसकी रीजन की बात करें तो ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन को कंटिन्यू करेगा उस वक्त तक जब रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स। हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू ma से जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, तो एंड ऑब्जेक्ट विल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी और रिमेन्स एट रेस्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स बिगिंस टू डिक्रीज, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करती है तब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा, इंक्रीज करती है तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, और डी वाले ऑप्शन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। एक्सेलरेशन कांस्टेंट उस वक्त होता है जब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। उसके बाद 3 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सी जो है फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट वो फोर्स होती है कि जब दो ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट ना हो तब भी वो फोर्स अप्लाई हो रही होती है। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और टेंशन इन दी स्ट्रिंग, ये जो 3 फोर्सेज हैं इनके लिए ऑब्जेक्ट का इन कांटेक्ट होना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऑब्जेक्ट का इन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है? चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान अप्लाई होती है, जब उनके दरमियान गैप हो तब भी वो एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, ए बॉल विद इनिशियल मोमेंटम P hits a solid wall and bounces back with the same velocity, its momentum P after collision will be। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। कहा यह गया है कि एक बॉल है जिसका मोमेंटम P है और उसको थ्रो किया जाता है। वो बॉल एक सॉलिड बॉल को हिट करती है, हिट करने के बाद वो बाउंस बैक करती है, यानी कि टकरा कर वापस आती है सेम वेलोसिटी के साथ। जिस वेलोसिटी से बॉल दीवार की तरफ गई थी उसी वेलोसिटी से वापस आती है। तो कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, यानी कि दीवार को टकराने के बाद उसका मोमेंटम P प्राइम क्या होगा? तो मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बॉल की तरफ जाते हुए बॉल का मोमेंटम P था और सेम वेलोसिटी के साथ बॉल बाउंस बैक हुई है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वापसी पे इसका मोमेंटम -P होगा। यानी कि अगर इनिशियल मोमेंटम P था तो फाइनल मोमेंटम -P होगा, यानी कि P प्राइम इक्वल होगा -P के। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 5 है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v collides with another particle of the same mass at rest. The velocity of the first particle after collision is। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और वो कोलाइड करता है एक और पार्टिकल के साथ जिसका मास 0 है, यानी कि वो रेस्ट, मास सेम है, वेलोसिटी 0 है, यानी कि वो रेस्ट पे है। तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो जब
एक ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, एक बॉल किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और वो एक दूसरी बॉल को हिट करती है जो कि रेस्ट पे थी, तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी दूसरी बॉल को प्रोवाइड कर देती है। पहली बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाती है और दूसरी बॉल फाइनल जो पहली बॉल की वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से मूव करने लग जाती है। तो यहां पे फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी गई तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 0, क्योंकि जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इलास्टिक कोलिजन के लिए वो अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल जो है वो अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम दूसरे पार्टिकल को मुंतकिल कर देगा और पहला पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन है 0। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नन ऑफ दीज। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व रहता है, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम वो कंजर्व रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली इन्वॉल्व है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें यह बताता है ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो जब दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करते हैं उनके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये मोमेंटम कॉन्सिक्वेंस है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 7 है, एन ऑब्जेक्ट विद a mass of 5 kg moves at constant velocity of 10 meter per second. A constant force then acts for 5 seconds on the object and gives it a velocity of 2 meter per second in the opposite direction. The force acting on the object is, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस हमें दिया गया है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी भी दी गई है। अब उस मैस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जाती है 5 सेकंड्स के लिए और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसी वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हुई। और ये बात जहां पे बताई भी गई है कि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की, यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, तो वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ये न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज है, इसका डाटा नोट कर लेते हैं। मैस m 5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी vi 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम 5 सेकंड गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और f कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू ma, इसमें एक्सेलरेशन का फार्मूला vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, m की वैल्यू 5 गिवन है, vf माइनस 2 है, vi माइनस 10 है और t की वैल्यू 5 गिवन है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो f की वैल्यू आ जाती है -12 न्यूटन। ये -2 और -10 -12 हो जाता है, -12 डिवाइडेड बाय 5 -2.4 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 न्यूटन आंसर आता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, -12 न्यूटन। नेक्स्ट 3.8 है, ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इन दिस केस इट इज इजी टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, नॉन ऑफ दीज। कि एक लार्ज फोर्स एक्ट करती है एक ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। इस केस में हम क्या इजीली फाइंड कर सकते हैं? और अब यहां पे एक चीज क्या दी गई है, क्वांटिटी कौन सी दी गई है कि फोर्स अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, यानी कि फोर्स और टाइम दो चीजें बताई गई हैं। तो हम क्या चीज इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, नॉन ऑफ दीज। तो अगर इन चीजों इन क्वांटिटीज की बात की जाए तो फोर्स और टाइम जो है वो कौन सी क्वांटिटी में इन्वॉल्व है? इंपल्स। इंपल्स को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इक्वल होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो इसलिए इंपल्स कैलकुलेट करना यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम कैलकुलेट करना इजी है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, a lubricant is usually introduced between two surfaces to decrease friction. The lubricant decreases temperature, acts as ball bearings, prevents direct contact of the surfaces, provides rolling friction.
लुब्रिकेंट जो है दो सरफेसेस के दरमियान लगाया जाता है ताकि उससे फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाए। अब लुब्रिकेंट काम क्या करता है? क्या वो टेम्परेचर डिक्रीज करता है? बॉल बेरिंग के तौर पे काम करता है? सरफेस जो इन कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है? या क्या करता है? रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर लुब्रिकेंट की बात की जाए तो वो कभी जब भी दो सरफेसेस के दरमियान लगाया जाता है तो वो उन दो सरफेसेस के दरमियान जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो नहीं होने देता। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रिवेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द सरफेसेस। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं, पीबीए प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं या प्रैक्टिकल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।